हेलो क्लास, वेलकम टू पृथ्वी। इस यूट्यूब चैनल की नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज की इस नई वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द न्यू चैप्टर एंड द नेम इज द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। तो बच्चों, इससे पहले हमने लाइट चैप्टर को बड़े अच्छे तरीके से पढ़ा था, जिसके अंदर हमने रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन जैसी टर्म्स को बड़ी ही डिटेल में समझने की कोशिश की। एक्चुअली में जो चैप्टर है ये इस लाइट चैप्टर की एक्सटेंशन है। इस लाइट चैप्टर का एक्सटेंशन है। आप अपने आसपास इतनी सारी चीजों को देख पाते हैं, अपने आसपास सारे ऑप्टिकल फिनोमिनास को देख पाते हैं। आपके मन में कई बार ये सवाल आता होगा कि ये आसमान नीला क्यों है, ये तारे क्यों टिमटिमाते हैं, अर्ली मॉर्निंग और इवनिंग में आसमान लाल क्यों नजर आता है, ये रेनबो फॉर्मेशन कैसे होती है। ये सारे ऑप्टिकल फिनोमिनास को हम इस चैप्टर में डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। और इसी के साथ साथ बच्चों, बिकॉज ये सारे ऑप्टिकल फिनोमिनास हम आंखों से देखते हैं, तो आईज के फंक्शंस के बारे में भी हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। बिकॉज वैसे तो देखिए, आंख जो है, आईज जो है, ये एक बायोलॉजी के अंदर हमें इसे कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि लेकिन हम लाइट के बारे में पढ़ रहे हैं, सारे ऑप्टिकल फिनोमिनास पढ़ रहे हैं, आंखों से ही देखते हैं। तो इस टॉपिक को भी इस चैप्टर में ऐड कर दिया गया है। तो इस चैप्टर में इन सारे ऑप्टिकल इल्यूजन्स, इन ऑप्टिकल फिनोमिनास के साथ साथ हम ये भी समझेंगे कि आंख कैसे फंक्शन करती है, आंखों के अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती है, जो ह्यूमन आई है वो कैसे काम करती है। ठीक है बच्चों, तो अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। तो बच्चों, हम सबसे पहले लेबलिंग करेंगे, लेबलिंग करना सीखेंगे कि आंखों के अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, किस तरीके से इमेज फॉर्मेशन होती है और कैसे आंख काम करती है। तो वन बाय वन मैं आपको एक एक चीज लेबल करके दिखाऊंगा, साथ ही साथ इसका फंक्शन भी बताऊंगा। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने आंखों के दोनों व्यूज यहाँ पर लिए हैं। एक तो सामने वाला फ्रंट व्यू और लेटरल व्यू, साइड व्यू भी मैंने यहाँ पर लेने की कोशिश की है। सबसे पहले बच्चों, आपको नजर आ रहा है, देखिए इस डायग्राम में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये जो आउटर कवरिंग लेयर जो नजर आ रही है, जो व्हाइट पोर्शन आंखों में होता है बच्चों, इसको बोलते हैं स्क्लेरा। ये जो व्हाइट पोर्शन आपको नजर आ रहा है बच्चों, इसी को हम क्या बोलते हैं, स्क्लेरा। तो बच्चों, स्क्लेरा जो होता है, ये आंखों का ये व्हाइट पोर्शन होता है, ये पूरी आंख को कवर करता है और इसका काम होता है हमारी आंख को प्रोटेक्ट करना। समझ में आया? राउंड शेप बनाना, शेप प्रोवाइड करना आंख को, बिकॉज एक स्पेरिकल फॉर्म में हमारी शेप होती है आंखों की। तो इसको प्रोटेक्ट करना और इसको शेप प्रोवाइड करने का काम किसका होता है बच्चों? स्क्लेरा का होता है। इसके बाद अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये जो आंखों के सबसे बाहरी परत पर आपको ये लेयर नजर आ रही है, इस लेयर को बच्चों हम बोलते हैं कोर्निया। कोर्निया बच्चों आंखों की सबसे आउटर लेयर होती है, जो कि बिल्कुल आंख के सामने होती है। और क्योंकि यहाँ पर अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा होगा और बाहर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रखा होगा, उस ऑब्जेक्ट से जो लाइट जो है कोर्निया के थ्रू ही एंटर करती है बच्चों, और बाहर के मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर आती है। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि कोर्निया सबसे पहली लेयर है जिसके थ्रू लाइट पास होती है और जिसके थ्रू रिफ्रैक्शन होता है बच्चों। क्या होता है? रिफ्रैक्शन। उसके बाद अगर आप ध्यान देंगे तो ये जो आपको लेयर नजर आ रही है, ये जो कलर्ड पोर्शन आपको नजर आ रहा है, इसी को बच्चों हम बोलते हैं आइरिस। अगर मैं फ्रंट व्यू में बताऊं तो ये कलर्ड पोर्शन जो होता है, किसी की आंख नीली होती है, किसी की आंख काली होती है, ब्राउन होती है, ये जो कलर्ड पोर्शन होता है बच्चों, इसी को हम क्या बोलते हैं? आइरिस बोलते हैं। ठीक है। आइरिस का फंक्शन क्या है ये मैं पहले बाद में बताऊंगा। सबसे पहले मैं साथ में ये भी बता दूं कि ये जो होल आपको नजर आ रहा है, ये जो ओपनिंग आपको नजर आ रही है, इसको बोलते हैं प्यूपिल। यहां पर ये जो ओपनिंग आपको नजर आ रही है बच्चों, इसको बोलते हैं प्यूपिल। ठीक। अब प्यूपिल का काम क्या है? जब भी ऑब्जेक्ट से लाइट आंखों के अंदर घुसती है, तो ये जो प्यूपिल है, ये एक डोर का काम करता है। डोर का काम का मतलब ये है कि यही अलाउ करता है, यही डिसाइड करता है कि आपकी आंखों के अंदर कितनी लाइट जानी चाहिए या कितनी लाइट कम जानी चाहिए। बेसिकली ये जो प्यूपिल है, ये जितने ज्यादा सिकुड़ जाएगा, जितना छोटा ये होल होगा उतनी कम लाइट जाएगी, और जितना बढ़ेगा, साइज बड़ा हो जाएगा इस होल का, तो उतनी ही लाइट ज्यादा जाएगी। अब सवाल ये उठता है, ये कंट्रोल कौन करता है? प्यूपिल का साइज कम होना या ज्यादा होना, इसको कंट्रोल कौन करता है? तो बच्चों, इसी को कंट्रोल करती है आइरिस। इसी को कौन कंट्रोल करती है?
आइरिस। समझ में आया? अब इस प्यूपिल के पीछे बच्चों ये जो आपको पोर्शन नजर आ रहा है, ये इसी को हम बोलते हैं लेंस। बच्चों ये एक ट्रांसपेरेंट लेंस होता है, जैसे कि हम नॉर्मल लाइफ में कन्वेक्स लेंस यूज करते हैं, ये वही लेंस होता है। तो बेसिकली जब लाइट अंदर घुसती है, कॉर्निया से पास हुई, उसके बाद अंदर गई और फिर यहां से लेंस के पास आती है। तो ये जो लेंस होता है बच्चों, ये लेंस क्या काम करता है? ये बेसिकली जो लाइट अंदर आ रही है उस लाइट को एक तरीके से फोकस करने का काम करता है। बेसिकली हमें जहां पर लाइट पहुंचानी है वहां पर पहुंचाने का काम, फोकस करने का काम ये लेंस करता है। कैसे करता है बच्चों? जैसे कि ये प्यूपिल का साइज कम या ज्यादा होता है, उसी प्रकार ये लेंस भी कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड करता है। मान लीजिए अगर नॉर्मल नॉर्मल कंडीशन में ये लेंस कुछ इस प्रकार है, तो ये लेंस जो है बच्चों, ये एक्सपेंड भी हो सकता है और ये कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है इस तरीके से। अब सवाल ये उठता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड जो होता है ये किन की वजह से होता है? जैसे वहां पर आइरिस प्यूपिल को कंट्रोल कर रही थी, उसी प्रकार इस लेंस को कंट्रोल करती है बच्चों सिलियरी मसल्स। अगर आप यहां पर देखोगे, ये जो यहां पर लेंस के साथ अटैच आपको मसल्स नजर आ रही हैं, इन्हीं मसल को हम बच्चों बोलते हैं सिलियरी मसल्स। तो अगर आपसे पूछे कि सिलियरी मसल्स का काम क्या है, तो बच्चों सिलियरी मसल्स का काम है इस लेंस को एक्सपेंड या कॉन्ट्रैक्ट करना, जिससे जो लाइट है उसको हम अपने हिसाब से फोकस कर सके। समझ में आया बच्चों? अच्छा, एक चीज और यहाँ पे ऐड करना भूल गया। कॉर्निया और कॉर्निया और इस लेंस के बीच में बच्चों एक लिक्विड होता है यहाँ पर। ये जो लिक्विड पोर्शन होता है, इस लिक्विड को हम बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर क्या है ये एक्वस ह्यूमर? एक्वस ह्यूमर बच्चों एक लिक्विड होता है। इस लिक्विड का काम क्या है, केवल इतना याद रखना, इस लिक्विड का काम है आइस को नरिशमेंट देना, और इसी के साथ साथ ये प्रेशर को भी मेंटेन करके रखता है। आंख के अंदर का जो प्रेशर है उसको मेंटेन करने का काम करता है। समझ में आया? उसके बाद बच्चों ये लेंस हो गया। अब लेंस के अंदर ये जो सारा पोर्शन आपको नजर आ रहा है बच्चों, यहां पर भी एक लिक्विड होता है जिसे हम बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर विट्रस ह्यूमर भी बच्चों एक लिक्विड होता है। ये लिक्विड इस स्पेरिकल शेप को, आंख की इस स्पेरिकल शेप को बनाए रखता है। किसके बीच में ये लिक्विड पाया जाता है? तो आप बोलोगे लेंस के बीच में और रेटिना के बीच में। रेटिना क्या है? अब रेटिना वर्ड आया है बच्चों। ये जो आंखों की सबसे अंदर वाली लेयर होती है, जैसे कि मैं यहाँ पर पेन से ड्रॉ कर रहा हूं, ये जो इंटीरियर लेयर होती है, इस लेयर के अंदर बहुत सारे फोटो रिसेप्टर्स लगे होते हैं। फोटो रिसेप्टर्स का मतलब होता है जो कि लाइट को डिटेक्ट करते हैं। जैसे ही इस लेंस से लाइट जाएगी वो रेटिना पर जाकर पड़ेगी। मैं भी डायग्राम बनाऊंगा फिर आपको आसानी से समझाऊंगा। पहले मैं आपको सारी लेबलिंग समझा रहा हूं। तो रेटिना के ऊपर फोटो रिसेप्टर्स लगे होते हैं। ये फोटो रिसेप्टर्स लाइट को डिटेक्ट करते हैं। तो इसी को बच्चों रेटिना बोलते हैं। रेटिना इज रिस्पॉन्सिबल, जिसके कारण हमें कोई इमेज नजर आती है। बच्चों इस रेटिना के ऊपर कई सारे सेल्स होते हैं, मेनली दो तरीके के, रोड्स एंड कोन्स। तो बच्चों दो तरीके के सेल्स होते हैं, ध्यान देंगे, रोड्स एंड कोन्स। रोड्स वो सेल होते हैं जो कि डिम लाइट को डिटेक्ट करते हैं, और कोन्स वो सेल होते हैं जो कि ब्राइट लाइट को डिटेक्ट करते हैं। इन दोनों का काम क्या है सर? एक्चुअली ह्यूमन आईज में रोड्स कम होती हैं और कोन्स ज्यादा होती हैं, जिसके कारण हमें रात को अच्छे से दिखाई नहीं देता, क्योंकि रोड सेल कम है तो डिम लाइट को अच्छे से हम इतनी डिटेक्ट नहीं कर पाते। कोन सेल्स ज्यादा है जिसकी वजह से हम ब्राइट लाइट को डिटेक्ट कर पाते हैं। इसलिए ह्यूमन आईज दिन में अच्छे से देखती है लेकिन रात को अच्छे से नहीं देख पाती है। इसकी बजाय अगर मैं उल्लुओं की बात करूं, आउल्स की बात करूं, तो बच्चों आउल्स में रोड सेल्स ज्यादा होते हैं, कोन सेल्स कम होते हैं। तो रोड सेल ज्यादा होने के कारण जो डिम लाइट में वो बड़े अच्छे तरीके से देख पाते हैं। तो यही कारण है कि उल्लू जो है वो रात को अच्छे से देख पाते हैं लेकिन इंसान नहीं देख पाते। क्लियर है बच्चों? अच्छा, ये आपको यहाँ पर छोटी छोटी नर्व्स दिखाई दे रही हैं। इन नर्व्स को हम बोलते हैं बच्चों ऑप्टिकल नर्व। क्या काम है ऑप्टिकल नर्व का? बच्चों ऑप्टिकल नर्व का काम होता है, ये जो रेटिना पर आपकी इमेज बनी है, इसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, नर्व्स के थ्रू, सिग्नल के थ्रू ये ब्रेन में जाती है। और ब्रेन में कहा जाती है? ऑक्सीपिटल लोब। ऑक्सीपिटल लोब, ठीक है। ऑक्सीपिटल लोब में इमेज जाती है, जहां से आपको इस इमेज की पिक्चर आपके दिमाग में बनती है और आपको पता चलता है कि कोई चीज मैं देख रहा हूं। तो ऑप्टिकल नर्व का काम क्या है? ये जो रेटिना पर इमेज बनी इसके सिग्नल को ब्रेन तक पहुंचाना। समझ में आया बच्चों सभी को? अच्छा, एक और होता है
यहां पर कहीं पर एक ब्लाइंड स्पॉट भी होता है बच्चों। यहां पर क्या होता है, एक ब्लाइंड स्पॉट होता है। तो बच्चों ब्लाइंड स्पॉट का क्या मतलब होता है? ब्लाइंड स्पॉट का मतलब एक ऐसा हिस्सा जहां पर अगर लाइट गिरी तो इमेज नहीं बनेगी। सिंपल सी बात। ब्लाइंड स्पॉट, ब्लाइंड मतलब अंधा, यानी एक ऐसा स्पॉट होता है, ये जनरली जहां पर ऑप्टिकल नर्व एंडिंग होती है वहां पर पाया जाता है, जैसे कि मैंने डायग्राम में दिखाया। इसका काम ये है कि बेसिकली यहां पर अगर लाइट गिरेगी तो आपको कोई इमेज फॉर्मेशन नहीं होगी, आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। इसी को ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। ठीक है बच्चों। अच्छा, इस लेंस में यहां पर आपको ना कुछ मसल्स भी कनेक्टेड होती हैं। इस जगह पर कुछ मसल्स भी होती हैं, डायग्राम में है नहीं लेकिन मैं बता दूं, उनको रेक्टस मसल बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? रेक्टस मसल। बेसिकली आई की मूवमेंट में काम आती है। ठीक है, समझ में आया? और यहां पर कहीं पर एक छोटा सा छेद भी होता है आंखों में, जिसे टीयर डक्ट बोलते हैं, जहां से आंसू निकलते हैं। ठीक है, क्या होता है? टीयर डक्ट। वैसे पेपर में नहीं आता, फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पर एक छोटा सा छेद होता है जिसे टीयर डक्ट बोलते हैं। तो बच्चों ये रही सारी लेबलिंग, और इन लेबलिंग का किस किस लेबलिंग का क्या काम है वो भी मैं आपको बड़े अच्छे तरीके से बता चुका हूं। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि इमेज बनते कैसे है, कैसे आंख लाइट को डिटेक्ट करती है और इमेज बनती है। ठीक है, एक बार मैं इसको रब कर देता हूं, फिर हम अच्छे से समझेंगे। अब ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। सपोज कीजिए आपके पास यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा है। ठीक है, दिस इज एन ऑब्जेक्ट। अब होता क्या है बच्चों, लाइट यहां से इस प्रकार एंटर करती है और सबसे पहले कोर्निया में जाती है। तो कोर्निया में जाते ही क्या होता है, सबसे पहले रिफ्रैक्शन होता है, और रिफ्रैक्शन होगा तो इसका मतलब लाइट बेंड होगी। तो लाइट बेंड होगी, रेयर से डेंसर मीडियम में जाएगी, तो इस प्रकार लाइट बेंड होगी और वो बेंड होकर जाएगी प्यूपिल की तरफ। प्यूपिल आइरिस की हेल्प से लाइट को अलाउ करेगा कि कितनी लाइट अंदर जानी है, और लाइट इस प्रकार अंदर जाती है। और जैसे ही ये लाइट इस लेंस के थ्रू जाती है, तो ये लेंस क्या करता है, इस लाइट को फोकस करने की कोशिश करता है रेटिना पे लगे फोकस पॉइंट पर। सपोज कीजिए यहां पर, तो ये सारी लाइट रे जाकर यहां पर फोकस्ड होती है। किसने की फोकस? किसने की ये फोकस बच्चों? ये करी लेंस ने। और यहां पर रेटिना पर जाकर इन नर्व्स के थ्रू ये सिग्नल हमारे ब्रेन तक जाता है और आपको इमेज नजर आती है। एक बात ध्यान रखना बच्चों, ये जो इमेज आपकी आंखों में बनती है यहां पर, ये इमेज बेसिकली उल्टी होती है। यानी कि अगर यहां पर ऑब्जेक्ट सीधा खड़ा है तो आपको रेटिना पर ये जो ऑब्जेक्ट होगा ये कुछ इस तरीके से उल्टा दिखाई देगा। लेकिन जब ये सिग्नल ऑप्टिकल नर्व के थ्रू हमारे ब्रेन तक जाता है, तो ब्रेन का जो ऑक्सीपिटल लोब है वो इसको रिवर्स करके दिखाता है, जिसकी वजह से आपको इमेज जो दिखती है वो फिर सीधी नजर आती है। रेटिना में इमेज उल्टी बनती है, लेकिन ब्रेन में ऑक्सीपिटल लोब पर जाकर, यानी पीछे का जो ब्रेन का हिस्सा होता है, यहां पर ये इमेज फिर से रिवर्स हो जाती है, जिससे आपको ये सीधी होकर नजर आती है। तो इस प्रकार हमारी जो आंख है वो हमें पिक्चर, एक कोई भी इमेज जो है वो दिखाती है। समझ में आया? तो ये सारी लेबलिंग के फंक्शन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, लेकिन आप थ्योरी के थ्रू भी इनको पढ़ने की कोशिश कर सकते हैं। थोड़ी सी क्विक रिवीजन हो जाएगी, मैं आपको फटाफट बता देता हूं। कोर्निया, जैसे कि मैंने बताया, सबसे बाहरी परत होती है। इट इज ए ट्रांसपेरेंट कर्व्ड मेम्ब्रेन, जिसमें सबसे पहले रिफ्रैक्शन होता है। उसके बाद आती है आई बॉल। आई बॉल का मतलब वो जो स्पेरिकल बॉल, हमारी जो पूरी आंख है, जिसका लगभग 2.3 सेंटीमीटर के आसपास डायमीटर होता है, जो कि स्पेरिकल फॉर्म में होती है। आइरिस मैंने बताया अभी। बच्चों आइरिस एक कलर्ड पार्ट होता है, किसी किसी की आंख काली है, किसी की नीली है, किसी की ब्राउन है, तो ये जो आइरिस होता है जिसके कारण वो कलर आता है। और ये आइरिस जो होती है बच्चों, ये क्या काम करती है? ये प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करती है कि कितनी लाइट अंदर जानी चाहिए या नहीं जानी चाहिए। प्यूपिल क्या है? प्यूपिल एक स्मॉल ओपनिंग होती है, एक होल होता है जिसके थ्रू लाइट एंटर करती है। ठीक है, ऑलरेडी बता चुका हूं। उसके बाद है बच्चों लेंस। लेंस क्या है? तो लेंस एक ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन लेंस होता है बेसिकली, जिसका काम क्या होता है? लाइट को फोकस करना। क्या करना? लाइट को फोकस करना और रेटिना तक पहुंचाना। फिर रेटिना क्या है बच्चों? रेटिना इनर लेयर होती है आंखों की, जिस पर लाइट गिरती है, और गिरते ही ऑप्टिकल नर्व के थ्रू वो सिग्नल हमारे ब्रेन तक जाता है, जिससे हमें इमेज दिखाई देती है। क्लियर है बच्चों? इसके बाद आप पढ़ोगे रोड्स एंड कोन्स। मैंने बताया आपको, रोड्स जो होती है बेसिकली ये वो सेल्स होते हैं जो डिम लाइट को डिटेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से ब्लैक एंड व्हाइट कलर यानी रात में आपको अच्छे से दिखता है। और कोन्स जो होते हैं ये ब्राइट लाइट को डिटेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से आपको दिन में अच्छे से नजर आता है। उसके बाद स्क्लेरा, मैंने बताया आंखों का जो व्हाइट पोर्शन होता है इसे स्क्लेरा बोलते हैं।
ये प्रोटेक्ट करने का काम करती है और आंखों को शेप देने का काम करती है। फिर ऑप्टिकल नर्व क्या करती है, ये सिग्नल रेटिना से सिग्नल लेती है और आपके ब्रेन तक पहुंचाती है, जिससे आपको इमेज की फॉर्मेशन नजर आती है। सिलियरी मसल्स लेंस को कंट्रोल करती है, जिसकी वजह से हम लाइट को रेटिना पर फोकस कर पाते हैं। एक्वस ह्यूमर वो लिक्विड होता है बच्चों, जो कि कॉर्निया और लेंस के बीच में होता है, प्रेशर को मेंटेन करने का काम करता है। विट्रस ह्यूमर भी एक लिक्विड है बच्चों। ये कहां पाया जाता है, ये लेंस और रेटिना के बीच में पाया जाता है, जो कि शेप और सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ब्लाइंड स्पॉट एक वो स्पॉट होता है जिस पर अगर लाइट गिरी तो आपको कोई इमेज नजर नहीं आएगी, क्योंकि वहां पर कोई फोटो रिसेप्टर नहीं लगा होता। क्लियर है बच्चों? तो ये सारे आईज के पार्ट्स आपको अच्छे से समझ में आने चाहिए। पेपर में डायग्राम आ जाता है, डायग्राम की लेबलिंग करनी आ जाती है, और कई बार लेबलिंग पूछ ली जाती है कि किसका क्या काम होता है, ये आपको समझाओ। ठीक है जी। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं, दैट इज बच्चों पावर ऑफ अकोमोडेशन। देखो, अकोमोडेशन वर्ड का हिंदी में मतलब होता है स्थान, एक तरीके से जहां पर चीजें रहती है। जैसे आप बोलते हैं ना कि भी आप कहाँ रहते हो, आपका घर, उसे ही अकोमोडेशन बोलते हैं। तो पावर ऑफ अकोमोडेशन का मतलब क्या है बच्चों? इट इज द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ और नियर एंड फार ऑब्जेक्ट क्लियरली। दिस एबिलिटी डिक्लाइन विद एज। तो बच्चों, पावर ऑफ अकोमोडेशन का मतलब होता है बेसिकली ये जो लेंस है, ये हमारा कितना कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो सकता है। जैसे कि मैंने बताया कि जो सिलियरी मसल्स होती है, ये ही इस लेंस को एक्सपैंड करती है और कॉन्ट्रैक्ट करती है, जिसकी वजह से जो लाइट है वो रेटिना पर फोकस हो पाती है। तो बच्चों, जब भी हम दूर की चीजें देखते हैं, फार पॉइंट की चीजें देखते हैं, ये बात हमेशा याद रखना, जब भी हम दूर की चीजें देखते हैं तो जो हमारा लेंस होता है ना बच्चों, ये एक्सपैंड हो जाता है। एक्सपैंड यानी कि नॉर्मल अगर लेंस हमारा ऐसे है तो ये एक्सपैंड हो जाएगा, ऐसे खिंच जाएगा, इसी को बोलते हैं लेंस एक्सपैंड हो गया। तो जब भी दूर की चीजें देखते हैं तो हमारा जो लेंस है वो क्या करता है, एक्सपैंड हो जाता है। और लेंस के एक्सपैंड होने की वजह से फोकल लेंथ क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। फोकल लेंस का मतलब हर लेंस की एक फोकल लेंस होती है, तो जहां पर हमें फोकस करना है वो क्या हो जाता है बच्चों, वो इंक्रीज हो जाता है। सपोज करो ये हमारा नॉर्मल लेंस था और इसकी फोकल लेंथ यहां थी, लेकिन अगर जैसे ही इस लेंस को एक्सपेंड कर दिया जाएगा तो इसकी फोकल लेंथ आगे की तरफ बढ़ जाएगी। सिंपल सी बात है। तो यानी जब भी हमें दूर का ऑब्जेक्ट देखना होता है तो हमारा लेंस एक्सपेंड कर जाता है, जिसकी वजह से फोकल लेंथ बढ़ जाती है। ये बात आपको याद रखनी है। और कितना एक्सपेंड हो रहा है, कितना कॉन्ट्रास्ट हो रहा है हमारा लेंस, इसी को ही पावर ऑफ अकोमोडेशन बोलते हैं। अगर हमें नजदीक की चीज देखनी हो तो नजदीक की चीज में जो हमारा लेंस है, अगर नॉर्मल हमारा लेंस ऐसे है तो ये और ज्यादा छोटा हो जाता है। इस प्रकार क्या हो जाता है, आई लेंस कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। और अगर आई लेंस कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा तो बच्चों इसकी फोकल लेंथ जो है वो कम हो जाएगी। ये बात आपको याद रखनी है। इसी चीज को पावर ऑफ अकोमोडेशन कहा जाता है। क्लियर है बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं कुछ आई डिफेक्ट्स के बारे में, कुछ आईज की डिजीजेस के बारे में, कि किस तरीके से आपको आंखों में डिफेक्ट आपके हो जाता है, और कुछ बीमारियां भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहली प्रॉब्लम है दैट इज मायोपिया। मायोपिया या फिर इसको हम बोल सकते हैं नियर साइटेडनेस, यानी एक ऐसा इंसान जिसको नजदीक की चीजें तो अच्छे से दिखाई देती है, लेकिन अब उसको दूर का दिखना जो है वो कम हो गया है, दूर का दिखना कम हो गया है, ब्लरी विजन दिखता है। बच्चों, ऐसा क्यों होता है, ये बात हमेशा याद रखना। किसी भी इंसान में अगर ये दिक्कत आएगी कि उसको दूर का दिखना कम हो गया है, तो ये किस वजह से आती है? ये इस वजह से आती है कि जो आपकी आई बॉल है ना बच्चों, वो आई बॉल क्या करती है, अगर मान लीजिए नॉर्मल आई बॉल है तो ये आई बॉल हल्की सी एलोंगेट कर जाती है, यानी कि ये थोड़ी सी लंबी हो जाती है। अब एलोंगेट होने के कारण क्या होगा, अगर आई बॉल एलोंगेट कर जाएगी तो लेंस के बीच में और रेटिना के बीच में ये जो दूरी है, ये दूरी बढ़ जाएगी। और अगर ये दूरी बढ़ जाएगी तो इसके कारण क्या होता है कि कोई भी लाइट रे जब इस लेंस के थ्रू एंटर करती है तो इस लेंस के कारण वो फोकस तो रेटिना पर करनी चाहिए थी, लेकिन वो कहां पर फोकस हो जाती है, रेटिना से पहले फोकस हो जाती है, और आपको जो दूर की चीजें हैं वो ब्लर होनी दिखनी शुरू हो जाती है। इसी प्रॉब्लम को मायोपिया बोलते हैं, जब दूर का आपको नजर नहीं आता। अब हमें क्या करना है, मैं चाहता हूं बच्चों ये जो फोकल लेंथ है, ये जो फोकस पॉइंट है, ये जो पहले आ गया है ये आगे आ जाए। इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है बच्चों, हमें आंखों के आगे
कनकेव लेंस लगाना पड़ेगा, जैसे कि मैंने पिक्चर में दिखाया हुआ है। अब कनकेव लेंस क्या है, मैंने बताया हुआ है आपको। कन्वेक्स लेंस जो होता है बच्चों, कन्वेक्स लेंस जो होता है वो लाइट को क्या करता है, वो लाइट को कन्वर्ज करता है। लेकिन जो कनकेव लेंस होता है वो लाइट को डाइवर्ज करता है, फैलाता है। तो अगर आंखों के आगे कन्वेक्स लेंस लगा दिया जाएगा तो ये जो लाइट रे है इसको एक्सपेंड करेगा, और एक्सपेंड करने के कारण जो फोकस पॉइंट पहले बन रहा था वो अब एक्यूरेटली कहां पर बन जाएगा, रेटिना पर बन जाएगा। तो बच्चों याद रखना आपको ये बात कि मायोपिया यानी कि जब बच्चों को या किसी को भी अगर दूर का अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है, कारण ये है कि उसकी जो आई बॉल है वो एलोंगेट हो गई है, जिसकी वजह से जो फोकस पॉइंट है वो पहले बनता है और पिक्चर क्लियर नहीं आती। ये हमें इस फोकस पॉइंट को रेटिना पर पहुंचाना है, इसके लिए हमें कनकेव लेंस लगाना पड़ेगा। कनकेव लेंस लगाने से क्या होगा, कनकेव लेंस लगाने से ये लाइट रे एक्सपेंड कर जाएगी, और फिर जब ये लेंस के थ्रू जाएगी तो इसका जो फोकस पॉइंट है वो एक्यूरेटली रेटिना पर बनेगा और आपको एक क्लियर इमेज नजर आएगी। इसी चीज को मायोपिया, इसी डिफेक्ट को बच्चों मायोपिया बोलते हैं। समझ में आया? याद रखना, मायोपिया के अंदर जो आई बॉल है वो एलोंगेट करती है इस प्रकार, जैसे कि मैंने यहां पर पिक्चर में दिखाया हुआ है। अगले डिफेक्ट के बारे में पढ़ते हैं, दैट इज हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया के बच्चों फार साइटेडनेस भी बोलते हैं। इसका मतलब ऐसे लोगों को दूर का तो अच्छे से विजन नजर आता है, अच्छे से दिखाई देता है, लेकिन जो नजदीक की चीजें हैं वो अच्छे से दिखाई नहीं देती। कारण क्या है, अगर ये हमारी नॉर्मल आई बॉल है तो ऐसे में ये जो आई बॉल है ये और ज्यादा मतलब एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है। कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से जो आपका लेंस है, यहां पर लेंस होता है और यहां पर रेटिना होता है, तो लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाती है। अब अगर ये दूरी कम हो जाएगी तो फोकस पॉइंट होना तो रेटिना पर चाहिए था, ये लाइट रे जो आ रही है इसका जो फोकस पॉइंट है वो रेटिना से आगे चला जाता है। इसकी वजह से नजदीक की चीजें आपको अच्छे से दिखाई नहीं देती। अब सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन ये है, अब मुझे ये जो फोकस पॉइंट है इसको पीछे शिफ्ट करना है। पीछे शिफ्ट करने के लिए मैं यहाँ पर कौन सा लेंस लगाऊंगा, कन्वेक्स लेंस लगाऊंगा बच्चों। कन्वेक्स लेंस लाइट रे को क्या करता है, कन्वर्ज करता है, जैसे कि चित्र में दिखाया। और कन्वर्ज करने के बाद ये जो फोकस पॉइंट जो आगे बन रहा था वो अब ऑन रेटिना अच्छे से बनेगा। तो बच्चों इस प्रॉब्लम को हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं। कारण क्या है, क्यों हो जाता है, इसका कारण है बच्चों जो आपकी आई बॉल है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है। आप ऐसा कहें कि वो थोड़ा सा टाइट हो जाती है, जिसकी वजह से ये जो लेंस और रेटिना है इसके बीच की दूरी कम हो जाती है। समझ में आया, हाइपरमेट्रोपिया अच्छे से समझ में आया बच्चों। आगे बढ़ते हैं, द नेक्स्ट वन इज प्रेस बायोपिया। अब प्रेस बायोपिया क्यों होता है बच्चों, ये बीमारी जो होती है, ये जो डिफेक्ट होता है ये एज के साथ होता है। जनरली जब लोगों की एज बढ़नी शुरू हो जाती है तो इसकी वजह से बच्चों जो सिलियरी मसल्स होती है ये वीक हो जाती है। सिलियरी मसल्स वीक हो जाती है, लेंस हार्ड हो जाता है। इसकी वजह से आपको जो विजन है वो करेक्टली दिखाई नहीं देता। और ऐसे लोगों में जहां पर प्रेस बायोपिया की प्रॉब्लम होता है, बायफोकल लेंथ का इस्तेमाल किया जाता है। अब बायफोकल लेंस क्या होते हैं, बायफोकल, बाय मतलब दो, फोकल मतलब दो, यानी कि ऐसे लेंस का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें कनकेव लेंस भी हो, जिसमें कन्वेक्स लेंस भी हो, दोनों का मिक्सचर हो। क्योंकि ऐसे इंसानों को ना तो दूर का अच्छे से नजर आता ना नजदीक का अच्छे से नजर आता। तो ये जो बाइफोकल लेंथ होते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर डायग्राम में दिखाया गया है, देखिए दूर की चीजें देखने के लिए यहाँ पर तो बाहरी एरिया में कनकेव लेंस लगाया जाता है, और यहाँ पर कुछ हिस्से में आपको कन्वेक्स लेंस नजर आएगा जिससे हम नजदीक का देख सकें। ठीक है जी, समझ में आया। कई बार इंटरमीडिएट भी होता है, यानी कि दूर का, बीच का और नजदीक का देखने का लेंस तीनों मिक्स होते हैं, तो इनको ट्राइफोकल लेंस बोलते हैं। तो प्रेस बायोपिया का मतलब ये होता है ऐसी दिक्कत जिसमें दूर का और नजदीक का दोनों का ही नजर नहीं आता। क्यों होता है, बिकॉज जो आपकी सिलेरी मसल्स है वो वीक हो जाती हैं और जो आपका लेंस है वो बड़ा हार्ड हो जाता है, तो इसको प्रेस बायोपिया बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, एस्टिग्मेटिज्म। तो बच्चों एस्टिग्मेटिज्म क्या है, एस्टिग्मेटिज्म ऐसी बीमारी होती है जिसमें जो आपका लेंस होता है ना बेसिकली वो इरेगुलर शेप का हो जाता है। आप जैसे कि चित्र में देख सकते हैं कि ये जो लेंस है इसकी शेप बिगड़ गई है। शेप बिगड़ने के कारण क्या होता है,
कि इमेज जो है ना वो ब्लरी दिखाई देती है, जो आपको विजन दिखाई देता है वो ब्लरी विजन दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि कई सारे फोकल पॉइंट बन जाते हैं, शेप चेंज हो गई तो फोकल पॉइंट भी कहीं, फोकल लेंथ भी कई सारी होगी, तो कुछ यहाँ बन गई, कुछ यहाँ बन गई, कुछ यहाँ बन गई, तो इसकी वजह से आपको मल्टीपल इमेजेस दिखाई देती है, जिसके कारण आपका ब्लरी विजन हो जाता है। और इसी चीज को बच्चों एस्टिग्मेटिज्म बोलते हैं। इसका इलाज क्या है? इसका इलाज है बच्चों सिलेंड्रिकल लेंस का इस्तेमाल करना। सिलेंड्रिकल लेंस इस्तेमाल किए जाते हैं। बेसिकली सिलेंड्रिकल लेंस कुछ इस प्रकार से होते हैं भाई, जिसके अंदर यहाँ पर सपोज करो एक प्लेन साइड हो गई और यहाँ पर आपका कनकेव लेंस हो गया, इन दोनों का मिक्सचर, जिसे प्लेनो कनकेव लेंस भी बोलते हैं। तो इस तरीके के सिलेंड्रिकल लेंस का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है बच्चों, कुछ और आंखों की बीमारी होती है, जैसे कि मैंने यहाँ पर दिखाया हुआ है ग्लाउकोमा। क्या है? ग्लाउकोमा। बच्चों ग्लाउकोमा एक आंखों की ऐसी बीमारी होती है, मैं आपको बता देता हूं। मैंने बताया था कि कॉर्निया और लेंस के बीच में यहां पर एक लिक्विड होता है जिसे हम बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। तो बच्चों जो एक्वस ह्यूमर होता है ना, ये एक लिक्विड होता है और ये लिक्विड आपकी आंखों में रेगुलर बनता रहता है। ठीक है, रेगुलर आपकी आंखों पे ये लिक्विड आता रहेगा और ड्रेन होता रहेगा, यानी निकलता भी रहता है। समझ में आई बात? तो ये लिक्विड क्या करता है, ये लिक्विड जो है रेगुलर बनता रहेगा और निकलता रहेगा। अब मान लीजिए कि ड्रेन ना करे, लिक्विड बनता रहे और वो निकले ना, आपकी आंखों से ड्रेन ना हो। बेसिकली मैं आपको बता देता हूं, जब ये लिक्विड बन जाता है, यहां पर लिक्विड सारा बन जाता है, तो ये ड्रेन होता जाता है, यानी निकलता भी रहता है। निकल के ये एक, आप ऐसा समझे, एक ड्रेनेज टैंक के अंदर जाता है। उसको बेसिकली हम क्या बोलते हैं? ट्रेबेक्युलर मेशवर्क। ये एक तरीके से ड्रेनेज सिस्टम होता है, यानी ये लिक्विड बनता रहता है और बनने के बाद फिर निकलता भी रहता है। निकल के कहां जाता है? ट्रेबेकुलर मेशवर्क में जाता है। अब सपोज करो ये सिस्टम हमारा खराब हो जाए तो क्या होगा? तो ये जो एक्वस ह्यूमर है, ये जो लिक्विड है, ये कई सारा बनता चला जाएगा, बनता चला जाएगा और ये ड्रेन ही नहीं होगा, इकट्ठा हो जाएगा। और इकट्ठा होने के कारण क्या होता है? ये आंखों के अंदर प्रेशर क्रिएट करता है। ये देखो मैंने यहां पर दिखाया, आई बॉल्स में प्रेशर क्रिएट करता है। और ये प्रेशर क्या करता है? इन ऑप्टिकल नर्व्स को डैमेज करता है और इसी बीमारी को ग्लाउकोमा बोलते हैं। समझ में आया? फिर आता है एक और बीमारी, कैटरैक्ट। कैटरैक्ट जैसे कि मैंने आपको डायग्राम में दिखाया गया है, ये बेसिकली लेंस के पीछे ना बच्चों, ये जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये नॉर्मल आंख है। आप देखो यहाँ पर कैटरैक्ट है, एक मिल्की सी लेयर क्रिएट हो जाती है, एक धुंधला धुंधला लेयर आपके लेंस के आगे बननी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से विजन आपका खराब हो जाता है, आपको चीजें ठीक से दिखाई नहीं देती। हिंदी में इसे मोतियाबिंद भी बोलते हैं। कुछ लोग बोलते हैं ना कि आंख बनवाई है, मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाया है। तो बच्चों इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? कैटरैक्ट बोलते हैं। क्लियर है बच्चों? तो ये कुछ हमने आई डिफेक्ट्स और कुछ बीमारियों के बारे में पढ़ा, जो कि कई बार एग्जाम्स में पूछी जा सकती है। इन चीजों को याद रखना। ठीक, कैटरैक्ट की बीमारी याद रखना बच्चों, एज्ड लोगों में ज्यादा होती है ये। चलिए बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है प्रिज्म। प्रिज्म को समझते हैं बच्चों। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पर ध्यान दीजिएगा। इट इज ए ट्रांसपेरेंट refracting medium bounded by at least two lateral surfaces inclined at each other at a certain angle। बेसिकली प्रिज्म बच्चों एक ग्लास का बना हुआ एक, आप ऐसा समझ लीजिए कि एक वेज शेप्ड का, जैसे कि मैंने यहाँ पर डायग्राम में दिखाया गया है, एक ग्लास का बना हुआ इस प्रकार एक मटेरियल होता है जिसमें लेटरल सरफेसेस होती हैं। लेटरल सरफेसेस का मतलब ये जो मैंने डायग्राम में दिखाया, ये सरफेस और ये सरफेस, इसको लेटरल सरफेस बोलते हैं। एक वेज शेप का ग्लास का बना हुआ एक मटेरियल होता है, जिसके अंदर से जब लाइट जाती है, व्हाइट लाइट जब जाती है, यानी कि सूरज की जो लाइट जाती है बेसिकली बच्चों, वो 7 कलर का मिक्सचर होती है। ये बात याद रखें, सूरज से निकलने वाली लाइट 7 कलर का मिक्सचर होती है, लेकिन आपको वो व्हाइट दिखाई देती है। ये व्हाइट लाइट जैसे ही इस प्रिज्म के थ्रू एंटर करेगी और बाहर निकलेगी, तो ये सातों के सातों कलर आपको दिखाई देंगे, जैसे कि यहाँ पर डायग्राम में दिखाया गया। ये जो व्हाइट लाइट 7 कलर में डिवाइड हो गई, इसी चीज को डिस्पर्जन बोलते हैं। और ये हो किस में रहा है? ये प्रिज्म में हो रहा है, तो इसी चीज को प्रिज्म बोलते हैं। अब ये क्यों होता है, जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। मैं थोड़ा सा डायग्राम से समझाऊंगा बच्चों। प्रिज्म सामने से आपको इस प्रकार एक ट्रायंगुलर शेप में दिखाई देगा। क्लियर है बच्चों? अच्छा बच्चों, जो ये वाला एंगल होता है,
एंगल ए, इस एंगल को बच्चों हम एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं, बात याद रखेंगे। जो एंगल ए है बच्चों, इस एंगल को हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ प्रिज्म बोलेंगे। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब होता क्या है जरा ध्यान से समझिएगा। सपोज कीजिए लाइट रे यहां पर इस प्रकार एंटर करती है, इस प्रकार। अब बाहर का रेयरर मीडियम है यानी कि एयर है, और ये ग्लास का बना है, अंदर डेंसर मीडियम है, और बच्चों ये लेंस का नॉर्मल है। तो बच्चों जब लाइट रे रेयरर से डेंसर में जाएगी, जानी तो ऐसी चाहिए थी, यस और नो, लेकिन बेंड कर जाएगी, बेंड करके इस प्रकार जाएगी, है ना, टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होती है। जानी सीधी सीधी जा रही थी, लेकिन रेयरर से डेंसर में गई तो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गई। मैं अगर बोलता हूं कि ये एंगल आपका एंगल आ ही रहा होगा, तो ये वाला एंगल एंगल आ रहा होगा। अब फिर से ये अंदर डेंसर मीडियम, ये डेंसर मीडियम, बाहर रेयरर मीडियम, और ये बन गया जी नॉर्मल। ठीक है। अब क्या होगा, ये लाइट रे जाएगी, अब डेंसर से रेयरर में जाएगी, डेंसर में रेयरर में जाएगी, तो मतलब अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो इस प्रकार ये लाइट रे बेंड कर जाएगी। क्लियर बच्चों। इसको अगर मैं डॉटेड लाइन से यहां मिला दूं बच्चों, तो ध्यान देना, जो ये वाला एंगल बन रहा है, जैसे कि मैं डायग्राम में दिखा रहा हूं, ये वाला जो एंगल बन रहा है, इस एंगल को बच्चों हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, प्रिज्म का एंगल ऑफ डेविएशन। तो दो चीजें मैंने बताई, एंगल ऑफ प्रिज्म ये, और एंगल ऑफ डेविएशन जो है ये होता है। क्लियर है बच्चों। अच्छा, इस एंगल को अगर मैं आर प्राइम नाम दूं, तो ये वाला जो बाहर वाला एंगल होगा, इसे एंगल ई नाम देते हैं, यानी एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो जब एक व्हाइट लाइट एंटर करती है तो वो 7 कलर में स्प्लिट हो जाती है। कारण क्या है? कारण ये है बच्चों कि ये जो 7 कलर का मिक्सचर होती है ना, वैक्यूम में जब ये लाइट ट्रेवल कर रही होती है, तो ये सातों के सातों कलर की जो वेवलेंथ होती है वो अलग अलग होती है, बट वैक्यूम में ये सेम वेलोसिटी के साथ ट्रेवल करती है, सभी की वेवलेंथ एक समान नजर आती है। लेकिन जैसे ही ये लाइट किसी मीडियम के अंदर एंटर करती है, इन दैट केस इस ग्लास मीडियम के अंदर जब एंटर करती है, तो हर एक लाइट की, हर एक कलर ऑफ लाइट की जो वेवलेंथ है वो अलग अलग है। रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, ठीक है, और फिर जो आपका ब्लू कलर होता है इसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है, वॉयलेट की वेवलेंथ जो है सबसे कम होती है। तो जिस कलर की वेवलेंथ जाएगी, तो मीडियम के अंदर घुसेगी, तो हर कलर की वेवलेंथ अलग अलग हो जाती है, हर कलर की वेलोसिटी अलग अलग हो जाती है, जिसकी वजह से जब ये लाइट बाहर निकलती है, तो ये बेंड भी अलग अलग एंगल से होती है। सपोज करो ये व्हाइट लाइट का मिक्सचर अंदर जा रही थी, तो ये जो बेंड करके बाहर निकल रही है, हर एक कलर की जो बेंडिंग होगी बच्चों, या जो एंगल ऑफ इमरजेंस होगा वो अलग अलग होगा। क्यों? क्योंकि हर एक कलर की लाइट की वेवलेंथ अलग है और वेलोसिटी अलग है। कब अलग है? जब वो मीडियम में ट्रेवल करती है। लेकिन बाहर एयर में वैक मतलब खाली जगह है, यहाँ पर कोई मीडियम नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि वहां पर ये सारी लाइट आपको एक जैसी होके व्हाइट लाइट दिखाई देती है। क्लियर है बात आई। और ये जो स्प्लिटिंग ऑफ लाइट है, ये जो लाइट अलग अलग कलर की आपको स्प्लिट होके दिखाई देती है, इसे फिनोमेना को क्या बोलते हैं? डिस्पर्जन बोलते हैं। और इस प्रकार हमारा प्रिज्म काम करता है। अच्छा, आप इन इन कलर्स को याद करने का भी तरीका होता है। आप एक वर्ड याद करेंगे, विबग्योर, VIBGYOR, विबग्योर। बी का मतलब वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। बच्चों याद रखना, रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेड कलर की, फिर ऑरेंज की उससे कम, येलो की उससे कम, ग्रीन की उससे कम, और सबसे कम आपकी वॉयलेट की होती है। ये चीज याद रखना। क्लियर है। एक बात और याद रखनी है बच्चों, जिसकी वेवलेंथ, जिस कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा, उसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा, और जिसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा, उसकी जो डेविएशन होती है, या डेविएशन ना कह के अगर मैं कहूं बेंडिंग, उसकी बेंडिंग जो होती है, वो बेंडिंग उतनी ही कम होती है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, जब ये व्हाइट लाइट इस प्रिज्म के थ्रू एंटर करी, तो आप देखो कि रेड लाइट की वेवलेंथ, अभी मैंने बताया ना, रेड लाइट की वेवलेंथ सबसे ज्यादा, रेड लाइट की वेवलेंथ सबसे ज्यादा, तो ये जो डेविएशन है, देखो डेविएशन, ये डेविएशन सबसे कम है, ये बेंडिंग सबसे कम है, रेड लाइट सबसे कम बेंड होती है। ठीक है।
तो जैसे जैसे वेवलेंथ आपकी घटती चली जाएगी, यानी ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वोलेट की तरफ जाओगे, तो जो सबसे नीचे वाली है जिसकी वेवलेंथ सबसे कम है, उसकी बेंडिंग सबसे ज्यादा होगी। ये देखो। तो बस आपको ये दो बातें जरूर याद रखनी है। क्या? कि जिस कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा, वो उतनी ही ज्यादा वेलोसिटी से चलता है, और उसकी जो बेंडिंग होती है वो उतनी ही ज्यादा कम होती है। पेपर में पता है सवाल कैसे आएगा? सवाल ये आएगा कि उस कलर का नाम बताओ, उस कलर ऑफ लाइट का नाम बताओ जो प्रिज्म से निकलती है और जिसकी बेंडिंग सबसे कम होती है। तो आपको ऐसा बोलना है, बेंडिंग कम कब किस कलर की होती है? जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है। और वेवलेंथ ज्यादा किसकी है? वेवलेंथ ज्यादा है रेड लाइट की। तो रेड लाइट की वेवलेंथ ज्यादा, वेलोसिटी ज्यादा, और बेंडिंग कम। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। क्लियर है बच्चों? आगे बढ़ते हैं। न्यूटन प्रिज्म एक्सपेरिमेंट क्या था? तो बच्चों, न्यूटन प्रिज्म एक्सपेरिमेंट कुछ भी नहीं था, सिंपल सी बात है। ये हमने एक यहां पर एक प्रिज्म लगाया, प्रिज्म में व्हाइट लाइट घुसी और वो 7 कलर में डिवाइड हो गई, विबग्योर से जो हमने याद करा। और जब ये 7 कलर निकले, इनको वापस हमने एक प्रिज्म के थ्रू एंटर किया। अब प्रिज्म को उल्टा लगा दिया, उल्टा करके लगा दिया, तो ये 7 कलर फिर से व्हाइट लाइट में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसी एक्सपेरिमेंट को न्यूटन प्रिज्म एक्सपेरिमेंट कहा गया। सिंपल सी बात, पेपर में नहीं जाता आता, लेकिन सिर्फ पता होना चाहिए कि न्यूटन प्रिज्म एक्सपेरिमेंट क्या था। तो बस याद रखना है, पहले सीधा प्रिज्म लगाया, व्हाइट लाइट गई, 7 कलर में डिस्पर्जन हो गया, और ये 7 कलर वापस किसके आगे डाल दिए? एक उल्टे प्रिज्म के आगे डाल दिए, फिर ये 7 कलर वापस से व्हाइट लाइट में बन गए। इसी को न्यूटन प्रिज्म एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। क्लियर है बच्चों? अब आते हैं रेनबो फॉर्मेशन कैसे होती है। तो बच्चों, एक बात याद रखना कि अगर आपको पता है कि प्रिज्म कैसे काम करता है, तभी आपको समझ में आएगा कि रेनबो कैसे फॉर्म होता है। देखिए, जब बारिश का समय होता है, मॉइस्चर का समय होता है, बारिश हो जाती है, तो इसकी वजह से जो अपनी एयर है, एयर में ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। ह्यूमिडिटी बढ़ने का मतलब है कि जो हवा के अंदर पानी की छोटी छोटी बूंदों की मात्रा ज्यादा होती है। तो जब ये पानी की छोटी छोटी बूंदों की मात्रा ज्यादा होती है, ये जो छोटी छोटी पानी की ड्रॉप्स होती है ना बच्चों, ये एक छोटे छोटे टाइनी प्रिज्म्स के काम करती है, प्रिज्म की तरह बन जाती है। तो जैसे प्रिज्म में क्या होता था, व्हाइट लाइट आती थी, 7 कलर में डिस्पर्जन हो जाता था। वही चीज इन छोटी छोटी बूंदों में होती है। कैसे? देखो, मान लीजिए ये सन है, सन से व्हाइट लाइट आई और व्हाइट लाइट इस छोटी सी बूंद में गई, इस छोटी सी ड्रॉप में गई। जैसे ही इस ड्रॉप में गई, तो आपको पता है रेयरर से डेंसर मीडियम में गई, तो देखो लाइट रे बेंड हो गई। अब बेंड हो गई, तो ये जो पानी की बूंद है, ये एक प्रिज्म की तरह काम करेगी, है ना? तो प्रिज्म की तरह काम करेगी। तो जो व्हाइट लाइट है, इसमें कई सारे कलर है, मिक्सचर ऑफ कलर है, और हर कलर की वेवलेंथ अलग अलग है। और हर कलर की वेवलेंथ अलग अलग है, तो उनकी वेलोसिटी भी अलग अलग हो जाती है जैसे ही वो ड्रॉप में एंटर करेगी। तो यानी ये सेपरेट हो जाती है, डिस्पर्जन हो जाता है। अब डिस्पर्जन होने के साथ साथ फिर वो इस बूंद की इस सरफेस पर गई, फिर रिफ्लेक्शन हुआ। ध्यान दो, यहां पर हुआ रिफ्रैक्शन, यहां पर हुआ रिफ्लेक्शन, और रिफ्लेक्शन होने के बाद ये लाइट गई, और फिर वापस से यहां पर फिर से रिफ्रैक्शन हुआ, और बाहर आपको 7 कलर दिखाई दिए, और इस प्रकार आपको रेनबो जो है नजर आता है। अब एक बूंद तो होती नहीं है, मिलियंस ऑफ टाइनी ड्रॉपलेट्स होती है, जिनके कारण आपको एक बहुत बड़ा इंद्रधनुष यानी कि रेनबो दिखाई देता है। अब आपके मन में एक सवाल जरूर आएगा कि सर, ये जो रेनबो की शेप है, ये ऐसी कर्व्ड शेप क्यों होती है? भाई, ऐसा क्यों नहीं होता रेनबो, या ऐसा क्यों नहीं होता, यही शेप क्यों है? तो बच्चों, इसके पीछे एक लॉजिक है। जब भी आपसे सवाल पूछा जाए तो आपको याद रखना है बच्चों, जब सनलाइट से लाइट रे आती है, और ये जो एंगल बनता है ना, ये एंगल लगभग 42 डिग्री के आसपास का होता है, और ये एंगल फिक्स होता है। कौन सा है ये एंगल? अगर मैं इस ड्रॉप में बोलूं, कई सारी ड्रॉप्स है, ध्यान दो, कई सारी ड्रॉप्स है, और कई सारी ड्रॉप पे ये व्हाइट लाइट गिर रही है, और ऐसे रिफ्लेक्ट होके बाहर निकल रही है। ये वाला जो एंगल होता है ना बच्चों, ये वाला एंगल, हर ड्रॉप में ये एंगल लगभग 42 डिग्री के आसपास होता है। तो अब एक ड्रॉप तो है नहीं, कई सारी ड्रॉप्स है, तो कई सारी ड्रॉप्स ये आके 42 डिग्री के एंगल के साथ बाहर निकलती है, जिसकी वजह से एक कर्व्ड शेप आपको नजर आती है।
दैट इज द रीजन कि जो रेनबो है वो कर्व शेप का होता है। जब भी आपसे सवाल पूछा जाए तो आप ये बोलोगे कि ये जो रिफ्लेक्शन होने के बाद ये जो एंगल बनता है बच्चों, ये 42 डिग्री का बनता है। और कई सारे 42 डिग्री के एंगल से जब ये लाइट रे निकल के आती है 7 कलर की, तो कर्व्ड शेप बनती है, जिसके कारण रेनबो आपको एक कर्व्ड शेप या सर्कुलर शेप में नजर आता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों, अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो बच्चों, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या है, इसे हम कुछ ऑप्टिकल फिनोमिना से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला ऑप्टिकल फिनोमिना है अपेरेंट पोजीशन ऑफ सन। इसका मतलब क्या है कि जनरली होता क्या है बच्चों, एक्चुअली कि सपोज कीजिए अगर आपका एक्चुअल सनराइज सुबह 7 बजे हो रहा है, लेकिन वो आपको, या आप ऐसे समझ सकते हैं, एक और एग्जांपल लेता हूं। सपोज कीजिए आपका जो सन है वो 7:05 पर ओरिजिन हो रहा है, लेकिन वो आपको ओरिजिन होने से पहले ही, यानी 7:02 पर आपको पहले ही वो ओरिजिन होता हुआ दिखाई दे जाता है। इसी चीज को बोलते हैं अपेरेंट पोजीशन ऑफ सन, यानी सूर्य उदय एक्चुअली में जो हो रहा है उससे पहले ही 2-3 मिनट पहले ही आपको वो उदय होते हुए दिखाई दे रहा है। इसी ऑप्टिकल इल्यूजन को बोलते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। मतलब ये होता जिस कारण है उस चीज को एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन बोलते हैं। क्यों होता है ये समझने की कोशिश करते हैं। बच्चों, एक्चुअली में क्या है, जो अपना एटमॉस्फेयर है ना, एटमॉस्फेयर एक तरीके से आप ऐसे समझे कि एटमॉस्फेयर के अंदर डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स बनी हुई हैं, और इन लेयर्स में क्या होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। तो मान लीजिए दिस इज द होरिजन, ये मैंने यहाँ पे डॉटेड लाइन से होरिजन दिखाया हुआ है। अब होता क्या है, थोड़ी देर थोड़ी देर बाद जो है सूर्य उदय होने वाला है। तो ये जो आपको सन नजर आ रहा है, इसकी लाइट रे इस प्रकार जब यहाँ पर जाती है और हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करती है, तो ये जो लाइट रे है बच्चों, ये एटमॉस्फेयर में एंटर करती है तो होता क्या है, बाहर वाला मीडियम रेयरर मीडियम बन जाता है और अंदर वाला मीडियम डेंसर मीडियम बन जाता है। तो जैसे ही लाइट रे रेयरर से डेंसर में बेंड होती है, रेयरर से डेंसर में जाती है, और सपोज कीजिए ये लाइट रे जा रही है, तो ये जानी तो सीधी चाहिए थी, लेकिन क्या हो जाती है, ये बेंड हो जाती है। बेंड होके ये इस प्रकार चली जाती है, और फिर से अब जो नीचे वाला जो नीचे वाली जो लेयर है ये और ज्यादा डेंस होती है, बिकॉज जो हवा की लेयर जितनी ज्यादा अर्थ के सरफेस के नजदीक होगी उतनी ही ज्यादा डेंस होगी, उतना ही ज्यादा मिट्टी धूल डस्ट वगैरह वहां पर मौजूद होगा। तो यानी अब ये वाला रेयरर मीडियम बन गया और ये वाला डेंसर मीडियम बन गया, यानी लाइट रे अब और ज्यादा बेंड हो जाएगी, फिर और ज्यादा बेंड हो जाएगी, फिर और ज्यादा बेंड हो जाएगी। तो रेयरर से डेंसर बेंड होना, इसको मैं यहाँ पे भी दिखा सकता हूँ। सपोज कीजिए ये पहली लेयर है एटमॉस्फेयर की और ये आपका नॉर्मल है। ये लाइट रे आई तो जानी तो ऐसी चाहिए थी, लेकिन ये बेंड हो गई। फिर ये दूसरी लेयर आई, ये आपका नॉर्मल है, जानी तो ऐसी चाहिए थी, ये और बेंड हो गई। तो इस प्रकार ये लाइट रे बेंड होती चली जाती है, और इस बेंड होने के कारण जो इमेज, जो आपका सन यहाँ पर है लेकिन इसकी जो इमेज बनती है वो यहाँ पर आपको ऑलरेडी दिखाई देती है। यानी कि आपको ऐसा लगता है कि जो ये सन की पोजीशन है, द दिस पोजीशन ऑफ द सन इज शिफ्टेड इन द अपर साइड। और जो जो आपका सनराइज होने का टाइम है 7:05, वो आपको पहले ही दिखाई देना शुरू हो जाता है। दैट इज बिकॉज ऑफ दिस एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन। इसी फिनोमिना को रिफ्रैक्शन बोलते हैं। क्लियर है ये कंसेप्ट? आगे बढ़ते हैं। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, यानी कि ये जो तारे हैं ये टिमटिमाते क्यों हैं, ये भी बच्चों इसी फिनोमिना पर बेस्ड है। बेसिकली स्टार्स जो होते हैं बच्चों, ये अर्थ की इन स्टार से जो दूरी होती है वो काफी ज्यादा होती है। यानी कि जो स्टार्स होते हैं ना बच्चों, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट की फॉर्म में आपको दिखाई देते हैं। अब होता क्या है, विद द सेम कंसेप्ट, इन स्टार से जो लाइट आती है और एटमॉस्फेयर में घुसती है, तो एटमॉस्फेयर की डिफरेंट डिफरेंट लेयर है। जैसे कि मैंने यहाँ पर एटमॉस्फेयर की ये 2 लेयर, ये 3 लेयर दिखाई दी हुई है। तो जैसे जैसे लाइट अंदर घुसेगी, तो बाहर रेयरर मीडियम, ये डेंसर मीडियम, फिर अंदर जाएगी तो ये रेयरर बन जाएगा, ये और ज्यादा डेंस, तो यानी ये डेंसर मीडियम, फिर अंदर जाएगी तो ये रेयरर मीडियम बन जाएगा, ये डेंसर मीडियम बन जाएगा। समझ में आई? तो यानी जैसे जैसे हम एटमॉस्फेयर की लेयर में नीचे चले जाते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता जाता है।
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ने का मतलब क्या है, मीडियम और ज्यादा डेंस होता चला जाता है। तो सपोज कीजिए ये आपका एक पॉइंट साइज स्टार है जो कि मैंने यहाँ पर दिखाया गया है। अब यहाँ से जो लाइट रे आती है फिर क्या होगी, ये लाइट रे नॉर्मल पाथ से बेंड हो जाएगी, जैसे ये डेंसर मीडियम में आई, रेयरर से डेंसर मीडियम में ये लाइट रे बेंड हो गई। फिर आगे दूसरी लेयर में जाएगी तो फिर रेयरर से डेंसर मीडियम में और ज्यादा बेंड हो जाएगी। तो इस लाइट रे के बेंड होने के कारण ये स्टार की पोजीशन आपको यहां पर दिखाई देती है। बिकॉज स्टार एक पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट है तो इसकी पोजीशन में शिफ्टिंग आपको नजर आती है, यानी पहले स्टार यहां था फिर स्टार यहां होगा। अब सपोज करो रिफ्रैक्शन और कहीं पर हो रहा है तो स्टार आपको यहां पर नजर आएगा। तो बिकॉज ऑफ दिस चेंजिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको जो स्टार है उसकी पोजीशन में शिफ्टिंग आपको नजर आती है, जिसकी वजह से आपका जो स्टार है वो टिमटिमाता हुआ नजर आता है। क्लियर है बच्चों इस कंसेप्ट की ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स क्यों होती है, बिकॉज ऑफ द एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन। आगे बढ़ते हैं एक नए फिनोमिना की तरफ जिसे हम पढ़ते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। लाइट का स्कैटर होना बच्चों क्या होता है समझिए। द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट इन ऑल डायरेक्शन इज कॉल्ड द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इट डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ पार्टिकल। बेसिकली क्या है, किसी भी छोटे से पार्टिकल, हमारे सपोज करो एयर में डस्ट पार्टिकल मौजूद है, इन छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स पे ऊपर कोई लाइट पड़ती है तो ये लाइट रिफ्लेक्ट होती है, टकराकर किसी दूसरी डायरेक्शन में चली जाती है, टकराकर किसी दूसरी डायरेक्शन में चली जाती है। बिकॉज एयर में बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं तो इन मिलियंस ऑफ डस्ट पार्टिकल के कारण जब लाइट रे इनसे टकराकर रिफ्लेक्ट होके हर डायरेक्शन में जब ये लाइट चलती है, इस फिनोमिना को स्कैटरिंग बोलते हैं। ये बात हमेशा आपको याद रखनी है कि जितना छोटा पार्टिकल होगा, जितने छोटे पार्टिकल से ये लाइट रिफ्लेक्ट होगी उतनी ही ज्यादा स्कैटरिंग होती है ऑल डायरेक्शंस में। जो लार्जर साइज के पार्टिकल्स होते हैं वो कम स्कैटर करते हैं, लॉन्गर वेवलेंथ की लाइट को स्कैटर करते हैं। ठीक है, तो ये बात याद रखना बच्चों, शॉर्टर वेवलेंथ ग्रेटर विल बी स्कैटरिंग। यानी पार्टिकल का साइज, ये इन पार्टिकल्स का साइज जितना छोटा होगा, तो बच्चों ये बात याद रखना, छोटे साइज का पार्टिकल होगा तो वो छोटी वेवलेंथ को स्कैटर करेगा। छोटी वेवलेंथ किसकी होती है, मैंने बताया था विब ग्योर में, ये जो वोयलेट कलर हो गया, ब्लू कलर हो गया, इनकी वेवलेंथ छोटी होती है। तो छोटे पार्टिकल छोटी वेवलेंथ की लाइट को स्कैटर करेंगे हर डायरेक्शन में, और जितना पार्टिकल का साइज बड़ा होगा वो लॉन्गर वेवलेंथ जैसे कि रेड कलर की लाइट को स्कैटर करेंगे। क्लियर है, फिर से बताता हूं व्हाट इज स्कैटरिंग। एयर के अंदर बहुत सारे डस्ट पार्टिकल मौजूद हैं। क्लियर है बच्चों, तो लाइट जब आती है इन डस्ट पार्टिकल पर टकरा के रिफ्लेक्ट होती है, इसी चीज को स्कैटरिंग बोलते हैं। ये स्कैटरिंग हर डायरेक्शन में होती है। जितना छोटा पार्टिकल उतने ही छोटे कलर की लाइट को वो स्कैटर करेगा। छोटी वेवलेंथ किनकी, जैसे कि ब्लू कलर, वोयलेट कलर। तो छोटे पार्टिकल, अगर एयर में छोटे छोटे पार्टिकल मौजूद होंगे तो वो ज्यादा स्कैटरिंग किनको करेगा, जिन लाइट की छोटी वेवलेंथ होगी जैसे कि ब्लू कलर। और जितना पार्टिकल का साइज बड़ा होगा तो वो उतनी ही ज्यादा लॉन्गर वेवलेंथ की लाइट को स्कैटर करेगा जैसे कि रेड कलर। इसी फिनोमिना को स्कैटरिंग बोलते हैं। स्कैटरिंग का ही एक पार्ट है टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, याद रखना बच्चों, लाइट का पाथ जब आपको विजिबल होना शुरू हो जाए, इसी चीज को टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। जैसे कि आप इन पेड़ों के बीच में से लाइट को आता हुआ देख रहे हो, ये सूरज की लाइट आ रही है और ये पाथ आपको विजिबल हो रहा है। ये जो विजिबल होना है पाथ का, इसी को टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। क्यों होता है टिंडल इफेक्ट, बिकॉज इस एयर में छोटे छोटे पार्टिकल्स मौजूद होते हैं और इन पार्टिकल से लाइट स्कैटर होती है, जिसकी वजह से आपको ये पाथ जो है वो विजिबल होता हुआ नजर आता है। ये टिंडल इफेक्ट हमने क्लास 9th में भी पढ़ा है, जब कोलोइडल सॉल्यूशन हम बनाते थे। कोलोइडल सॉल्यूशन क्या होता है, सपोज करो हमने पानी में चॉक पाउडर मिक्स कर दिया, मिक्स करके ऐसे घोल दिया, और जब हम उसमें से टॉर्च लाइट को पास करेंगे तो आपको टॉर्च का जो लाइट का पाथ है वो आपको विजिबल होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन नॉर्मल पानी में वो पाथ आपको नहीं दिखाई देगा। तो ये जो कोलोइडल सॉल्यूशन हमने बनाया, जिसमें ये जो चॉक के डस्ट पार्टिकल्स जो पानी में मौजूद थे, जिनसे लाइट रिफ्लेक्ट हो रही थी, जो स्कैटरिंग हो रही थी, इसके कारण आपको लाइट का पाथ विजिबल हो रहा था। इसी चीज को टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। क्लियर है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आसमान नीला क्यों होता है, वाई द कलर ऑफ स्काई इज ब्लू। तो इस बात को भी आप इसी कंसेप्ट से आंसर कर सकते हो कि जब सूरज से ये सातों कलर मिक्स फॉर्म में आ रहे होते हैं और जब भी एटमॉस्फेयर की सबसे ऊपर लेयर की तरफ आते हैं, तो बच्चों मैंने जैसे कि बताया कि
जो स्काई है, हमारा जो आसमान है, एटमॉस्फेयर है, उसमें कई सारी लेयर्स होती है। ऊपर वाली लेयर में जो पार्टिकल्स होते हैं वो छोटे साइज के होते हैं। जैसे जैसे हम एटमॉस्फेयर की लेयर के नीचे की तरफ जाते जाते हैं, वैसे ही वैसे आपका मीडियम और ज्यादा डेंसर होना शुरू हो जाता है और ज्यादा बड़े साइज के पार्टिकल मौजूद होते हैं। अब होगा क्या? एटमॉस्फेयर की सबसे बाहरी परत पर जो पार्टिकल्स हैं वो छोटे छोटे साइज के हैं, और जैसे कि मैंने बताया कि छोटे छोटे साइज के पार्टिकल्स छोटी वेवलेंथ को स्कैटर करते हैं। और छोटी वेवलेंथ किसकी होती है? जैसे कि वोलेट कलर, ब्लू कलर, विबग्योर में है ना। विबग्योर में VIB यानी वोलेट, इंडिगो, ब्लू कलर की लाइट, इनकी वेवलेंथ सबसे कम होती है। तो छोटे पार्टिकल इन लाइट की वेवलेंथ को स्कैटर करेंगे, यानी कि जो आसमान की सबसे ऊपरी सतह होगी उस पर आपको ब्लू कलर ही दिखाई देगा। लॉन्गर कलर की जो वेवलेंथ है वो साथ सारी नीचे चली जाएंगी, इसलिए आपको आसमान कैसा दिखाई देता है? ब्लू कलर का दिखाई देता है। फिर से रिपीट करता हूं, एटमॉस्फेयर की सबसे ऊपर वाली लेयर में छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, और जब जब सूरज से जो लाइट रे आती है उसमें सातों कलर होते हैं, जैसा कि मैंने बताया। तो बाहरी लेयर पर छोटे पार्टिकल्स मौजूद होने के कारण ये छोटे पार्टिकल स्मॉल कलर की वेवलेंथ को स्कैटर करते हैं, यानी कि वोलेट, इंडिगो, ब्लू कलर की वेवलेंथ को ऑल डायरेक्शंस में स्कैटर करते हैं, जिसकी वजह से आपको आसमान का कलर ब्लू दिखाई देता है। ठीक। अब आपका एक और सवाल आएगा कि सर सनराइज और सनसेट के समय पर, यानी कि अर्ली मॉर्निंग और शाम को आसमान तो ब्लू दिखाई नहीं देता, रेडनेस दिखाई देती है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा बच्चों इसलिए होता है क्योंकि सनराइज और सनसेट के टाइम पर जो लाइट है वो लॉन्गर डिस्टेंस ट्रेवल करती है। जब हम सनराइज और सनसेट की बात करते हैं तो उस टाइम पर सपोज करो यहां पर दिन के समय में तो सूरज ऊपर था, लेकिन रात के समय पर या सुबह अर्ली मॉर्निंग के टाइम पर जो सन होता है वो होरिजन के नजदीक होता है, और होरिजन के नजदीक होने के कारण लाइट को लंबा रास्ता तय करना होता है। और जैसे ही लाइट रे एटमॉस्फेयर में एंटर करेगी तो लंबा रास्ता तय करना है, तो लंबी लाइट रे किसकी होती है? किस लाइट की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है? तो सर रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। तो रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, तो ये ज्यादा रास्ता तय कर पाएगी आसानी से, जिसकी वजह से आपको सनराइज और सनसेट के टाइम पर आसमान में रेडनेस दिखाई देती है। दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द स्कैटरिंग। तो बच्चों उम्मीद करता हूं आपको सारे लाइट के ऑप्टिकल फिनोमिना समझ में आए होंगे, और इसी के साथ हम इस चैप्टर को खत्म करते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।